हेलो दोस्तों। आज 30 नवंबर है और आज के करंट अफेयर में जिन महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में हम लोग को डिटेल में जानना है, सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं। शुरुआत करेंगे हम मडिगा समुदाय से, जानेंगे कि ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था। उसके बाद हम बात करेंगे राज्यपाल का अधिकार, इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट आया है, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि वो स्टेटमेंट क्या है और ये एग्जामिनेशन हॉल में हमारा पॉलिटी का पोर्शन कवर करेगा। और उसके बाद का जो टॉपिक है ना, राज्यों के विशेष श्रेणी का दर्जा, ये भी पॉलिटी का पोर्शन कवर करेगा। और ये इसलिए करंट अफेयर में आया है क्योंकि बिहार सरकार ने इससे रिलेटेड एक प्रस्ताव पारित किया है। तो ये दोनों टॉपिक जो है एग्जामिनेशन हॉल में हमारा पॉलिटी का पोर्शन कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट यानी कि यूएनएलएफ। अब ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फिर बात करेंगे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जानेंगे कि इससे रिलेटेड क्या न्यूज है। उसके बाद हम बात करेंगे कानूनी सहायता पर हुए पहले क्षेत्रीय सम्मेलन पे। अब यहां से हमारे एग्जाम के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आए हैं, उस पे हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। फिर बात करेंगे हिंद महासागर ट्यूना आयोग, ये क्या है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, इस पे हम बात करेंगे। और अंत में ताइवान कल के न्यूज में क्यों था, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे और इसकी मैपिंग भी करेंगे। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन कवर करेगा, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये तो सारे आज के टॉपिक हैं और आज की करंट अफेयर की शुरुआत होगी एक प्रश्न के साथ। प्रश्न है, निम्न में से किस एक देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? आपके ऑप्शन है यमन, मिस्र, म्यांमार या फिर अल्जीरिया। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। और ये भी टॉपिक जो है करंट अफेयर से रिलेट करके ये एक ट्रेडिशनल प्रश्न बनाया गया है, तो ऐसे ही आप लोग को जो है करंट अफेयर से जोड़ के अपने स्टैटिकल पोर्शन में जाना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। और शुरुआत करते हैं आज के शॉर्ट न्यूज से, यानी कि वन लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्ट से। पहला पॉइंट है, सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 1 जनवरी 2024 से और 5 सालों के लिए बढ़ा दी गई है। इस योजना के तहत देश में 81 करोड़ गरीबों को 5 किलोग्राम अनाज प्रति माह निःशुल्क दिया जाता है। और इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2023 से हुई थी, इसको आपको ध्यान रखना है। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने की केंद्रीय योजना को भी स्वीकृति दे दी है। इस योजना के तहत 2023-24 से 25-26 के दौरान 15,000 चुनिंदा स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनका उपयोग कृषि संबंधी सेवाओं के लिए किसानों को किराए देने पर किया जाएगा। इस योजना के लिए 1,261 करोड़ रुपए का व्यय आवंटित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले, जिसका नाम है बाली यात्रा, इसका उद्घाटन उड़ीसा राज्य में किया गया है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। भारतीय उच्चायोग ने भारतीय आवास परियोजना के चौथे चरण के हिस्से के रूप में श्रीलंका के वृक्षारोपण क्षेत्रों में 10,000 घरों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण समझौता किया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारतीय मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपए के मूल्य के 16 उन्नत सुपर रैपिड गन माउंट और सहायक उपकरण खरीदने के लिए मैसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसे हम भेल के नाम से जानते हैं, के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, एनटीपीसी यानी कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड को ग्रीन टेक फाउंडेशन के 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों के साथ सम्मानित किया गया है। अब ये पुरस्कार कौन कौन से हैं? कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व का पुरस्कार दिया गया एनटीपीसी को, और पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए एनटीपीसी को सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। 28वां यूरोपीय संघ फिल्म महोत्सव 1 से 10 दिसंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अब देखिए, यूरोपीय संघ फिल्म महोत्सव है, तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये दूसरे कंटिनेंट से रिलेटेड है। तो कहां पे आयोजित हो रहा है? नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इंडोनेशिया के सुंद्रा जल डमरू मध्य में स्थित अनाक क्राकाटाऊ ज्वालामुखी में एक शक्तिशाली विस्फोट होता है। तो आपको ध्यान रखना है, क्राकाटाऊ ज्वालामुखी का संबंध किस देश से है? इंडोनेशिया से है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दिशा नाइक क्रैश फायर टेंडर संचालित करने वाली भारत की पहली प्रमाणित महिला फायर फाइटर बन गई हैं। तो चूंकि ये भारत की पहली महिला फायर फाइटर हैं, तो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। इनका नाम है दिशा नाइक, ये आप नाम ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की।
यूके ड्रग रेगुलेटर ने सिकल सेल रोग और थैलेसीमिया के लिए डिजाइन की गई जीन थेरेपी कैसेगेवी को मंजूरी दे दी है। तो कैसेगेवी क्या है? सिकल सेल रोग और थैलेसीमिया के लिए एक जीन थेरेपी है। कैसेगेवी एक क्रांतिकारी जीन संपादन थेरेपी है जो विशेष रूप से सिकल सेल एनीमिया के लिए डिजाइन की गई है, जो क्रिप्स-Cas9 टूल की शक्ति का उपयोग करती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। थाईलैंड के अयोध्या शहर का नाम प्राचीन भारतीय शहर अयोध्या के नाम पर रखा गया है। यहां एक ऐसा राजवंश है जिसके हर राजा को राम का अवतार माना जाता है। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि खेल समसामयिकी से है। वो ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि चिली में हॉकी वुमेन्स जूनियर वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किया जा रहा है और उसके पहले मैच में भारत ने कनाडा को 12-0 से हराया। तो यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो निकालना है वो आपको ये निकालना है कि हॉकी वुमेन्स जूनियर वर्ल्ड कप का आयोजन कहां पे किया जा रहा है? चिली में किया जा रहा है, जो कि एक दक्षिण अमेरिकी देश है। तो ये तो रहे वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आगे हम बात करते हैं डिटेल में और जानते हैं मडिगा समुदाय न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था। तो न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री ने अनुसूचित जाति के भीतर मडिगा समुदाय के उपवर्गीकरण के लिए लंबे समय से चले आ रहे अनुरोध को संबोधित करने के लिए एक समिति की स्थापना करने की पहल की है। अब इसके बारे में बता दें कि तेलंगाना की लगभग 50% अनुसूचित जाति आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले मडिगा समुदाय ने लगातार आरक्षण लाभों के अधिक संतुलित आवंटन की मांग की है। उनका तर्क है कि मौजूदा वितरण माला समुदाय को असंगत रूप से लाभ पहुंचाया गया है। मडिगा समुदाय एक तेलुगु जाति मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक राज्यों में रहती है। तमिलनाडु में थोड़ी अल्पसंख्यक उपस्थिति है इनकी। तो आपको ध्यान रखना है मडिगा समुदाय का संबंध किन किन राज्यों से है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। राज्यपाल के अधिकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा स्टेटमेंट जारी किया है? तो न्यूज यह है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जब राज्यपाल किसी विधेयक पर सहमति रोकते हैं तो उन्हें संविधान के अनुच्छेद 200 में उल्लेखित निर्धारित कार्यवाही का पालन करना होगा। अब ये बहुत ही सिंपल सी न्यूज है, लेकिन यहां से आपके स्टैटिकल पोर्शन के क्वेश्चन जो है जनरेट हो सकते हैं। तो अब चूंकि बात यहां पे अनुच्छेद 200 की गई है तो उसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 किसी राज्य की विधानसभा द्वारा अनुमोदित विधेयक को अनुमोदन करने के लिए राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। वहीं अनुच्छेद 201 निर्दिष्ट करता है कि जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित होता है तो राष्ट्रपति या तो सहमति दे सकता है या रोक सकता है। राज्यपाल के पास विधेयक पर सहमति देने या विशिष्ट प्रावधानों या विधेयक को संपूर्णता पर पुनर्विचार का अनुरोध करते हुए इसे विधानसभा को वापस भेजने का विवेक है। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 154 यानी कि 154 की। तो उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि राज्यपाल को केवल मंत्री परिषद की सलाह पर कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे, इसको आपको ध्यान रखना होगा। अब आगे बात करते हैं राज्यों के विशेष श्रेणी का दर्जा कैसे दिया जाता है और इससे रिलेटेड क्या न्यूज थी। तो न्यूज यह है कि हाल ही में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने बिहार के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा देने का अनुरोध करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। विशेष श्रेणी का दर्जा भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक नुकसान का सामना करने वाले राज्यों के विकास में सहायता के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिया गया एक वर्गीकरण है। इसको आपको ध्यान रखना है। यह संविधान में स्पष्ट रूप से कहीं प्रदान नहीं किया गया है, लेकिन 1969 में यानी कि 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर पेश किया गया था। ये आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना सहित 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया है। आंध्र प्रदेश के गठन के बाद सबसे नए राज्य तेलंगाना को यह दर्जा दिया गया था। अब और डिटेल में बात कर लेते हैं। 14वें वित्त आयोग ने पूर्वोत्तर और 3 पहाड़ी राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा समाप्त कर दिया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह आप ध्यान रखेंगे। 14वें वित्त आयोग ने कर हस्तांतरण को 32% से बढ़ाकर 42% करके संसाधन अंतर को संबोधित करने का प्रस्ताव रखा था। 14वें और 15वें वित्त आयोग दोनों की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को कर हस्तांतरण में वृद्धि हुई है। 14वें वित्त आयोग ने इसे बढ़ाकर 42% कर दिया और इसके बाद
15वें वित्त आयोग ने 41% पर पर्याप्त आवंटन बनाए रखा था। इस समायोजन का उद्देश्य विशेष श्रेणी स्थिति के विस्तार की आवश्यकता के बिना राज्यों द्वारा समान किए जाने वाले संसाधन के अंतर को संबोधित करना है। तो ये तो रहा विशेष श्रेणी के दर्जा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहां पे हम बात करते हैं कि इनके वर्गीकरण के लिए कौन कौन से पैरामीटर हैं जो कि गाडगिल फार्मूला के आधार पर हैं। विशेष श्रेणी का दर्जा आखिर कैसे प्राप्त होता है? पहाड़ी क्षेत्र होना चाहिए, कम जनसंख्या घनत्व या फिर कह लें कि जनजातीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा होना चाहिए, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर रणनीतिक स्थान होना चाहिए, आर्थिक और बुनियादी ढांचा पिछड़ापन होना चाहिए, राज्य के वित्त और गैर व्यवहार प्रकृति होनी चाहिए। तो ये 5 पॉइंट हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इसको हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। तो ये तो रहा विशेष श्रेणी के दर्जा से रिलेटेड न्यूज और उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट यानी कि यूएनएलएफ ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि मणिपुर के सबसे पुराने सशस्त्र गुट यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने केंद्र और राज्य सरकार के साथ नई दिल्ली में ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह शांति समझौता 6 दशक लंबे सशस्त्र आंदोलन के अंत का प्रतीक है। यूएनएलएफ का गठन 1964 में हुआ था, इसको आपको ध्यान रखना है। यह भारतीय क्षेत्र के अंदर और बाहर दोनों जगह कार्य कर रहा है। यह समझौता पूर्वोत्तर विशेषकर मणिपुर में शांति के एक नए युग की शुरुआत को बढ़ावा देगा। मणिपुर जो है लगातार न्यूज में बना हुआ है, यह हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं कई बार इसको रिपीट कर चुका हूं, तो मणिपुर से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं ये आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यूएनएलएफ में भारत सरकार की संघर्ष समाधान पहल के हिस्से के रूप में उत्तर पूर्व के कई जाति सशस्त्र समूहों के साथ राजनीतिक समझौते को अंतिम रूप दिया गया। यह पहली बार है जब घाटी स्थित मणिपुर हथियार बंद समूहों हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में लौटने और भारत के संविधान और देश के कानून का सम्मान करने पर सहमत हुए हैं। तो ये तो रहा यूएनएलएफ से रिलेटेड न्यूज। अब आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ये न्यूज में क्यों बना हुआ था इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो न्यूज ये है कि बिहार के स्कूलों में छुट्टियों में धार्मिक आधार पर भेदभाव के मुद्दे को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने गंभीरता से लिया है। बिहार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी करते हुए आयोग ने सभी बच्चों को धार्मिक उत्सव मनाने का समान अवसर उपलब्ध कराने को कहा है और 7 दिन के भीतर इसकी क्रियान्वयन रिपोर्ट मांगा है। तो अब चूंकि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से रिलेटेड एक सिंपल सी न्यूज थी, लेकिन यहां पे हमको एक रिवीजन करना चाहिए कि आखिर ये आयोग है क्या और यहां से कैसे कैसे हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को हम शॉर्ट फॉर्म में एनसीपीसीआर बोल सकते हैं। एनसीपीसीआर का गठन वर्ष 2007 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स अधिनियम 2005 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में इसका गठन किया गया था। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है। यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत एक बच्चे के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिकायतों की जांच करता है। यह लैंगिक अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम जो कि 2012 में आया था, जिसे हम पास्को के नाम से भी जानते हैं, के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कानूनी सहायता पर हुए पहले क्षेत्रीय सम्मेलन से हमारे एग्जाम के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो न्यूज यह है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण भारत ने अंतरराष्ट्रीय कानूनी फाउंडेशन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और यूनिसेफ के साथ मिलकर कानूनी सहायता पर पहुंच पर पहले क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है। इस आयोजन की मेजबानी के पीछे उद्देश्य ग्लोबल साउथ में शामिल देशों में गुणवत्तापूर्ण कानूनी सहायता सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने की चुनौतियों का समाधान करना था। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया। नेपाल के प्रधान न्यायाधीश विश्वंभर प्रसाद श्रेष्ठ और न्यायमूर्ति हरि प्रसाद फुयाल ने भारत के प्रधान न्यायाधीश की अदालत में बैठकर कार्यवाही भी देखी थी। अब आगे हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में, क्योंकि इसकी चर्चा अभी हो रही है। तो बता दें कि नालसा यानी कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत
समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करने के उद्देश्य से किया गया था। भारत का मुख्य न्यायाधीश इसका मुख्य संरक्षक होता है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का द्वितीय वरिष्ठ न्यायाधीश प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। तो अध्यक्ष कौन होता है ये आपको ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट के जो दूसरे नंबर के वरिष्ठ न्यायाधीश प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। यह स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 39A अवसर की समानता के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने के लिए समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान करता है। और वहीं अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 22 का सब आर्टिकल 1 विधि के समक्ष समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्य को बाध्य करता है। तो ये तो रहा न्यूज राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिंद महासागर टूना आयोग ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज यह है कि मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक हिंद महासागर ट्यूना आयोग के डेटा संग्रह और सांख्यिकी पर 19वीं वर्किंग पार्टी का आयोजन कर रहा है। आईओटीसी की स्थापना के लिए समझौता 1993 में किया गया था और यह 1996 में लागू है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब इसके मुख्यालय के बारे में बात कर लें तो इसका मुख्यालय सेशेल्स में है। कहां पे है? सेशेल्स में है, यह आपको ध्यान रखना है। और भारत सहित 30 सदस्य देश हैं इसके। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसे हिंद महासागर में अत्यधिक प्रवासी मत्स्य संसाधनों का स्थायी प्रबंधन करने का अधिकार दिया गया है। आईओटीसी का उद्देश्य उचित प्रबंधन के माध्यम से मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए अनुबंधित सदस्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। हिंद महासागर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टूना मत्स्य पालन क्षेत्र है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। अब चूंकि बात यहां पे टूना मछली की हो रही है तो उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे कि टूना दुनिया भर के महासागरों में पाई जाने वाली एक खानाबदोश प्रजाति है। यह मैकरल परिवार के उप समूह से संबंधित है और इसमें प्रोटीन, स्वस्थ वसा, ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में होता है। भारत में इसे केरा मछली या चूड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा हमारे एग्जाम के लिए, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि ताइवान न्यूज में क्यों बना हुआ था और इसकी हम मैपिंग भी करेंगे। तो न्यूज यह है कि ताइवान और भारत रोजगार गतिशीलता पर समझौते के माध्यम से हजारों भारतीय श्रमिकों को संभावित भर्ती के संबंध में चर्चा कर रहा है। समझौते का उद्देश्य ताइवान की बढ़ती आबादी से उत्पन्न चुनौतियों का जवाब देते हुए विनिर्माण और कृषि जैसे क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों को भेजकर ताइवान में श्रम की कमी को दूर करना है। ताइवान ने हाल ही में भारत के मुंबई में अपना तीसरा प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की घोषणा की है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है कि ताइवान अपना तीसरा कार्यालय कहां पे खोला है? मुंबई में खोला है। औपचारिक राजनयिक संबंधों के अभाव के बावजूद भारत और ताइवान ने अर्थशास्त्र, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में प्रगति देखी है। ताइवान आधिकारिक तौर पर चीन गणराज्य पूर्व एशिया में स्थित है, जिसकी सीमा पूर्व और दक्षिणी चीनी सागर से लगती है। यह पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जापान और फिलीपींस के साथ सीमा साझा करता है। अब चूंकि बात यहां पे ताइवान की हो रही है तो इसको हम मैप में देख लेते हैं। ये जो व्हाइट कलर का आप देश देख रहे हैं ये आपका ताइवान है और ये ताइवान जो है, ताइवान से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, इसीलिए आज का जो प्रश्न बनाया गया था वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बनाया गया था। अब जब बात यहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की आ रही है तो एक प्रकार से इसका हम रिवीजन कर लेते हैं। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। यह 16 देश, 3 महाद्वीप और 6 जल निकाय से होकर गुजरता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह आपको ध्यान रखना है। अब वो 16 देश कौन कौन से हैं? अल्जीरिया, लीबिया, नाइजर, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, म्यांमार, सऊदी अरब, ओमान, बांग्लादेश, भारत, चीन, मैक्सिको, ताइवान, मॉरिटानिया, बहामास और माली। और आज के प्रश्न में जो आंसर होगा कि कर्क रेखा से कौन सा देश नहीं गुजरता है, तो उसका आंसर यमन है। ये आपका पड़ता है यमन। यमन से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरता है, इसको आपको ध्यान रखना है। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के समानांतर उत्तर में है, जो भारत के मध्य से होकर गुजरता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और
मिजोरम। तो चूंकि कर्क रेखा को हमने जो है कनेक्ट कर लिया करंट अफेयर से, तो इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा एक प्रकार से रिवीजन कर लिया। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।